आप सबका स्वागत है शरण के इस सेशन में। मैं पहले आपको शरण के बारे में बताऊंगी। शरण का फुल फॉर्म है सैंक्चुरी फॉर हेल्थ एंड रिकनेक्शन टू एनिमल एंड नेचर। एंड शरण का निर्माण हमारी डॉक्टर संस्था की जो डॉक्टर है डॉक्टर नंदिता शाह ने किया 2005 में। डॉक्टर नंदिता शाह को नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला हमारे प्रेसिडेंट से 2015 में। और शरण बाकी संस्था से इस संस्था में हम क्या करते हैं, डॉक्टर नंदिता हमारे लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड और जो भी हमारी बीमारियां हैं जो हमारे गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल से हमें मिलती है, उसको रिवर्स करने में मदद करती है। तो हम 5 पॉइंट का पालन करते हैं। जैसे होल फूड मतलब हम कोई भी चीज वैसा नहीं खाते जो प्रोसेस हो, जिसमें से फाइबर निकला हो, जिसको बहुत सारी प्रोसेसिंग की गई हो। और सेकेंड इज प्लांट बेस्ड मतलब हम वही चीजें खाते हैं जो हमें प्रकृति ने दी है, जैसे फल, सब्जी, अनाज, दालें जो हमें प्रकृति में मिला है। हमारे खाने में कुछ भी वैसी चीजें नहीं रहती है जो हमें एनिमल्स जैसे जानवरों से मिलता है, जैसे नॉन वेजिटेरियन मीट और दूध भी, क्योंकि दूध भी प्रकृति ने हमें नहीं दिया है, दूध भी हमें जानवरों से मिलता है। और तीसरी चीज ऑर्गेनिक आजकल आप देख रहे हो कैसे पेस्टिसाइड सब पे छिड़का जाता है, इसलिए हम जहां तक हो सके ऑर्गेनिक फूड की ही का सेवन करते हैं ताकि हम वो पेस्टिसाइड नहीं ले। तो आप देखोगे कि जब पेस्टिसाइड्स हम किस लिए छिड़कते हैं पौधों पे, और कि उसको कोई इंसेक्ट या जानवर नहीं खाए, बट वही पेस्टिसाइड छिड़के हुए फल और सब्जियां हम खाते हैं। इसलिए जहां तक हो ऑर्गेनिक। और 2 और चीजों का हम पालन करते हैं, विटामिन B12 और विटामिन D3। विटामिन B12 और विटामिन D3 की हमें सप्लीमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि विटामिन B12 हमें कहीं से सोर्सेस से नहीं मिलता है। ये हमें जो मिट्टी से नेचुरल तरीके से मिलता है, पर आजकल हमारी जो जीवन शैली है वो इतनी स्वच्छता की तरफ हो गई है। पहले हम लोग सीधे नल से पानी पीते थे, आजकल हम बॉटल वाटर पीते हैं, तो वो विटामिन B12 हमारे शरीर से नहीं मिलता हमें। और विटामिन D3 भी हमें सन से मिलता है। आजकल हम सूरज में जाते ही नहीं है, सब बंद घर में, बंद कमरों में रहते हैं, और सूरज इतना शहर में पॉल्यूशन होता है कि सूरज की किरणें भी हमारे तक नहीं पहुंचती। इसलिए हम विटामिन B12 और D3 का सप्लीमेंट लेके अपने जो भी कमी है उसको पूरी करते हैं। तो ये है शरण में हम क्या फॉलो करते हैं। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम रचना है और मैं हैदराबाद से हूँ। तो ये शरण की जीवन शैली को अपना कर मैंने अपनी बहुत पुरानी डायबिटीज, मुझे बहुत यंग एज में डायबिटीज हो गई थी, मैंने उसकी दवाई बंद की। मुझे साथ साथ में हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो गई थी। मैंने अपने डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद की, ये जीवन शैली अपना के, और मेरा 12-13 किलो भी वजन घटा। और आज मेरे में बहुत ज्यादा एनर्जी है जो कभी 30 साल की उम्र में भी मेरे में नहीं थी। और आज हमारे साथ है जयश्री, जो भी हमारी शरण की फैसिलिटेटर है। और जयश्री हमारी फैसिलिटेटर है मुंबई से, आप उसे देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो जयश्री ने इस जीवन शैली अपनाकर अपनी कैंसर रिवर्स की, है ना आश्चर्य की बात। यस, जयश्री ने अपनी कैंसर रिवर्स की। और जयश्री हमारी हील योर लाइफ की कोच है। वो लोगों के इमोशंस पे
वो उनके साथ क्लासेस लेके उन्हें वर्क करती है। जयश्री की अभी हील योर लाइफ की अक्टूबर से वर्कशॉप भी शुरू होने वाली है। और हमारे साथ जयश्री है जो कि मुंबई से है, मैं हूँ हैदराबाद से। और आज की हमारी जो प्रेजेंटर है, हमारी प्रेजेंटर शर्मिला जी जो है दिल्ली से। तो आप देख सकते हो कि शरण हर जगह, हर शहर में फैला हुआ है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, यहाँ की इंडिया से बाहर भी हमारे पास दुबई से भी है फैसिलिटेटर। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारी फैसिलिटेटर शर्मिला जी से। शर्मिला जी के बारे में बताना चाहूंगी कि शर्मिला जी हमारी शरण में न्यूट्रिशनिस्ट है। वो योगा एक्सपर्ट भी है और उनकी वो प्रेगनेंसी योगा लेती है। और वो हो कोविड डेस्क, हमारे शरण में कोविड डेस्क है जहाँ पे जो भी जिनको कोविड की शिकायत होती है वो उनसे सलाह कर सकती है। और वो कोविड डेस्क भी चलाती है। और उनका आप फिटटेक पर हिंदी में वीडियोस भी देख सकते हैं। तो शर्मिला जी हमारी शरण में हिंदी में लेती हैं क्लासेस, और फिटटेक में भी है और न्यूट्रिशनिस्ट। और आप आज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में उनसे जानेंगे। आइए हम मिलते हैं हमारी आज की प्रेजेंटर शर्मिला जी से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी शरण का, जिन्होंने मुझे ये खूबसूरत मंच दिया अपनी सोच को आपके सामने रखने के लिए। और हमारी होस्ट और को होस्ट रचना और जयश्री को भी मेरा धन्यवाद आने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। और आप सभी का धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हमारी ये संस्था है शरण सेंचुरी फॉर हेल्थ एंड रिकनेक्शन टू एनिमल्स एंड नेचर। हमारा जो आज का आपके साथ जो वार्तालाप है वो आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी संग्रहणी के बारे में है, जिसको हम फंक्शनल डिसऑर्डर भी कहते हैं। दोस्तों, इसको फंक्शनल डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे तो आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं होगा जिसमें कुछ भी पता चल पाएगा कि आपके शरीर में क्या तकलीफ है। आईबीडी और आईबीएस के बीच में थोड़ा सा अक्सर कंफ्यूजन रहता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज और आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा आज हम आईबीएस और आईबीडी को देख लेंगे। लेकिन आज की हमारा हमारा जो वार्तालाप है आपके साथ वो आईबीएस के बारे में रहेगा। दोस्तों, आईबीडी जब होता है तब आपको अपनी आंतों में सूजन दिखता है। जब आप टेस्ट वगैरह कराने जाएंगे आपको सूजन दिखेगा। आईबीडी जो है ये स्व प्रतिरक्षित रोग है, इसको हम ऑटो इम्यून डिसीज भी कहते हैं। इसमें दो तरीके की तकलीफें रहती हैं। इस एक को हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, दूसरा क्रॉन्स डिसीज। फर्क क्या है? देखो, आईबीएस जो है ये आपके जीआई ट्रैक्ट माने आपकी पाचन प्रणाली, जो आपके मुंह से शुरू होकर आपकी आंतों और आंतों से बाहर जहां से हम मल त्याग करते हैं वहां तक जीआई ट्रैक्ट कहा जाता है, उसमें कहीं पर भी हो सकता है। जबकि आईबीडी जो है ये अक्सर बड़ी आंत तक ही सीमित रहता है। आईबीएस में आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन आईबीडी में सूजन दिखता है, साफ आपके टेस्ट में आ जाता है। आईबीएस में अक्सर खून नहीं जाता, लेकिन आईबीडी अगर आपको हो तो मल में खून जाता है। आईबीएस में आपकी सोच एक बहुत बड़ा कारण होती है। आज हम आईबीएस में हमारी सोच का जो रिश्ता है उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और आईबीडी में सोच एक कारण नहीं माना जाता। आईबीएस स्व प्रतिरक्षित रोग तो नहीं है, जबकि आईबीडी को हम स्व प्रतिरक्षित रोग मानते हैं। आईबीएस के लक्षण क्या होते हैं? दोस्तों, इसमें आपको कब्ज हो जाता है यानी कॉन्स्टिपेशन, दस्त लग जाते हैं यानी डायरिया, आपके पेट में दर्द रहता है, गैस हो जाती है, अपच है यानी इंडाइजेशन है, पेट फूलता है यानी ब्लोटिंग हो जाती है, वजन भी आपका कम हो सकता है। और दोस्तों, जब आपको आईबीएस की शिकायत होती है तो समाज में भी एक शर्म आपको महसूस होती है दूसरे लोगों के साथ मिलते समय, उठते बैठते समय, क्योंकि सब लोग खा रहे होंगे, आपके पेट में दर्द हो रहा होगा या गैस बनती रहेगी या आपको डायरिया होगा, आपको बार बार बाथरूम जाने की
का सोचना पड़ेगा। कहीं भी आप जाते हैं आपको ये लगेगा कि मैं बाथरूम कैसे जाऊं। सबसे पहले आपको लगेगा कि आप बाथरूम का पहले इंतजाम कर लें, फिर ही आप किसी जगह पे जा भी सकते हैं। इसमें चूंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो टेस्ट रिजल्ट्स नॉर्मल निकलते हैं, तो परिवार के लोग भी आपको अक्सर ताने मारने लगते हैं कि इसी को हो जाता है, ये खाना भी नहीं खा पाते, कहीं आ जा भी नहीं सकते। तो इससे रिश्तों में भी कई बार तकलीफ हो जाती है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। जिसको नहीं होगा उसको तकलीफ होती है, जिसको होगा उससे बाहर आने जाने में, उठने बैठने में, खाना खिलाने में, कुछ देने करने में इत्यादि। एक वक्त ऐसा आता है जब आपको खुद से भी प्यार नहीं रहता। आपको लगता है कि बस मेरी सारी इच्छाएं ही खत्म हो गई हैं, ये क्या तकलीफ है, ना तो किसी को समझ में आ रहा है, ना मैं अपने आप को ठीक कर पा रहा हूँ, है कि नहीं। दोस्तों, आईबीएस का आपके मन के ख्यालों से बहुत गहरा रिश्ता है। अगर आप तनाव में हैं, अगर आप व्यथित हैं मन से, तो उससे आईबीएस में को एग्रीवेट करता है ये। मैंने आईबीएस का एक केस देखा था जिसमें एक स्त्री, उसकी खुद की बहन उसी के पति के साथ घर से भाग गई थी। शादी कर ली उन दोनों ने। और इस स्त्री को जो उससे मन से जो आघात पहुंचा, वो इतना गहरा आघात था कि उनको आईबीएस हो गया। दोस्तों, अगर मैं अपने खुद के बारे में बात करूं तो ये बचपन की बात है, जब मैं करीब 12 या 13 साल की थी। और उस समय हम विद्यालय में, मैं गणित में इतनी मजबूत नहीं थी। तो होता ये था कि जब भी गणित का क्लास होना होता था या टेस्ट होना होता था, मेरे को इतनी ज्यादा उस समय ब्लोटिंग हो जाती थी कि मैं खाना ही नहीं खा पाती थी। गैस बहुत ज्यादा होती थी, जो भी खाती थी उल्टी हो जाती थी, कुछ पेट में जाता नहीं था और शरीर बहुत ही कमजोर हो गया था। और डॉक्टर के पास लेके गए तो जाहिर है आज से कई साल पहले इस चीजों की इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो वो कुछ भी बता नहीं पाए। फिर मैंने अपने आप को ही देखना और समझना शुरू किया। मैंने देखा कि मुझे किस वजह से होता है, किस टाइम पर होता है। और उस टाइम पर मैंने अपने मन को खुद ही मजबूत करना शुरू कर दिया, बिना इस चीज के बारे में किसी जानकारी के। और उससे धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। मैं काफी छोटी थी, जैसे मैंने आपको बताया 12 या 13 साल की ही थी, लेकिन मनोबल को बहुत मजबूत करके मैं उस हालात से बिल्कुल बाहर आ गई। गणित तो फिर भी कमजोर रहा, लेकिन मुझे तकलीफ कोई नहीं रही। तो आपकी जो मन की सोच है, अगर आपके मन में तनाव है या मानसिक आघात, जैसे मैंने बताया, या तो पैसों का भी हो सकता है, या फिर रिश्तों में कोई ऐसी बात हुई हो जो मैंने आपके साथ साझा की उस वजह से, या किसी वजह से दुख है, परिवार के लोग, रिश्तों में अगर आप शादी करके गए हैं तो ससुराल में बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, किसी को मान मिलता है, किसी को मान नहीं मिलता है, किसी की जगह बन पाती है, किसी की जगह नहीं बन पाती, लोग बार बार आपको सुनाते हैं, कई बार सुनाने के पीछे कोई कारण भी नहीं होता। इसकी वजह से अगर आपके मन में दुख पैदा होता है, तो ये दुख जो है, चाहे आपका दुख नौकरी पेशा जीवन में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे किसी रुपए पैसे के लेन देन को लेकर हो, क्या आपको कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, इससे आपके मन पर बहुत गहरा असर हुआ है। उस असर से आईबीएस होने की बहुत बहुत संभावना रहती है। इसीलिए इसको फंक्शनल डिसऑर्डर भी कहता है। फिर आपका दुख जो है वो चाहे सरकार के साथ हो, या निजी मामलों में हो, या दोस्तों को लेकर हो, रिश्तेदारी को लेकर हो, ये दुख जो है, तनाव जो है, आईबीएस का एक कारण है। इसको समझने के लिए कि कैसे हमारे शरीर पर असर करता है, हमें अपनी शरीर की बनावट को समझना जरूरी है। दोस्तों, आपने खुद ही नोट किया होगा, जब आप बहुत खुश होते हैं, आपके पेट में एक अजीब सी गुदगुदी सी होती है कि नहीं। दोस्तों, हमारे शरीर में एक पाचन प्रणाली है। अंदर से हमारे आंतें कुछ ऐसा दिखती हैं। इसमें पतले पतले रेशेनुमा फिंगर्स होते हैं जो कि हमारे पोषक तत्वों को सोखते हैं। और करोड़ों करोड़ों करोड़ों, कई करोड़ों की तादाद में हमारे शरीर के अंदर गट माइक्रोबायोम रहता है। गट माइक्रोबायोम यानी जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, ये सभी हमारी आंत के अंदर निवास करते हैं। आमतौर पर ये सारी बैक्टीरिया हैं। कुछ वायरस भी हो सकते हैं, कुछ फंगाई, कुछ प्रोटोजोआ इत्यादि होते हैं। ये हमारी बड़ी आंत में ज्यादा और छोटी आंत में भी ये रहते हैं। हमारी आंत को, यानी हमारी इंटेस्टाइन को, दूसरा दिमाग कहा जाता है, सेकंड ब्रेन। क्योंकि जिस तरीके से हमारा दिमाग बाहर से मिले संकेतों को प्रोसेस करता है, उसी तरीके से हमारा पेट भी
उसी समय उन संकेतों के लिए अपनी प्रतिक्रिया देता है। दूसरा, हमारे खान पान की वजह से भी जो प्रतिक्रिया होती है उसे वो देता है। और ये प्रतिक्रिया जाती कहाँ है? हमारे दिमाग की तरफ। हमारे गट के पास यानी आंतों के पास अपना तंत्रिका तंत्र है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, और पेप्टाइड्स जो कि हॉर्मोन्स सिग्नल्स वगैरह बनाते हैं। और ये कनेक्शन हमारा पेट का हमारे दिमाग के साथ कैसे है? वैगस नर्व के जरिए। ये हमारे शरीर की दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण नस है जो हमारे ब्रेन स्टेम से लेकर हमारे पेट तक जाती है। इसमें करीब करीब 500 मिलियन न्यूरॉन हैं और 30 से अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर आपके जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं, यानी संकेत बनाए जाते हैं, केमिकल्स जो संकेत वाहक हैं, संदेश वाहक हैं और अपने दिमाग तक संदेश पहुंचाते हैं। और जब आपका पेट बात करता है, आपके दिमाग को सुनना पड़ता है, और जरिया क्या है? ये वैगस नर्व। दोस्तों, हमारी आंतों से निकलने वाले हार्मोन्स और पेप्टाइड्स खून में घुलकर दिमाग तक जाकर आपकी नींद, आपका मूड, आपका तनाव, आपके खाने की चाहत और सोचने समझने की चाहत पर असर डाल सकते हैं। आपके जो जीवाणु हैं, ये आपके खान पान के हिसाब से बदलते रहते हैं। दोस्तों, अब इन जीवाणुओं के बारे में थोड़ी और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। जब एक बच्चा पैदा होता है, तब माँ के योनि द्वार से निकलते समय माँ के शरीर के जीवाणु बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हैं। इन जीवाणुओं को कहीं पर भी हम बाहर से अपने शरीर में नहीं डालते। बाद में एक माँ जब अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, तब ये जीवाणु उसके शरीर के अंदर पनपने लगते हैं। उसके बाद जब वो वनस्पति जगत का आहार खाता है, तब वो और ज्यादा पनपते हैं। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों आपके शरीर में रहते हैं। गुड बैक्टीरिया अच्छे संदेश पहुंचाएंगे, मैं खुश हूं, सब ठीक है, तो आप ठीक रहेंगे, आपका दिमाग ठीक रहेगा, आपका मूड ठीक रहेगा, आपको आईबीएस जैसी समस्या नहीं होगी। अगर आपका खाना, बाद में भी हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक नहीं है, तो आपके पेट में जो अच्छे वाले जीवाणु हैं ये मर जाते हैं, खाने की वजह से मरते हैं। एक अगर आपकी उम्र हो जाए तो भी इनकी प्रजातियां भी खत्म हो जाती हैं और इनकी संख्या भी खत्म हो जाती है, तब भी ये खत्म हो जाते हैं। जब आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं दोस्तों, दवाइयों का सेवन करते हैं, तब भी ये अच्छे वाले बैक्टीरिया, ये अच्छे वाले जीवाणु खत्म हो जाते हैं। अगर आप ठीक से सोते नहीं है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु आपके पेट में रहते हैं, इसका सिरकाडियन रिदम यानी सूर्योदय और सूर्यास्त से हमारा शरीर बहुत गहराई से ताल्लुक रखता है। अगर हमारा जीवन शैली ऐसी है कि पूरी रात जगते हैं, दिन में सोते हैं, उल्टे सीधे टाइम पर खाते हैं, सूर्यास्त के बाद 11 बजे 12 बजे सब हम खा रहे हैं, फ्रिज की तरफ जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, शरीर की जो पाचन प्रणाली है ये उसमें आराम कर रही होती है, शरीर को हील कर रही होती है। उस समय का खाना आपके अच्छी बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, बुरे वाले फिर पनपने लग जाते हैं। और ये सिग्नल कैसा भेजेंगे, ये आप सोच ही सकते हैं। ये जो जीवाणु हैं, ये आपके शुगर लेवल, आपके कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों को कंट्रोल करते हैं, हॉर्मोन्स और विटामिन बनाते हैं, कुछ तरीके के खाने को ये पचाते हैं, दवाइयों और इन्फेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो सोचिए कि ये जीवाणु आपके लिए कितने जरूरी है। दोस्तों, हमारे शरीर में दो तरीके के नर्वस सिस्टम हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा सिंपैथेटिक। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम होता है, ये खाने को पचाने में और आराम करो ये सिग्नल देता है। सिंपैथेटिक जो है वो लड़ो या भागो, फाइट या फाइट सिंड्रोम, इसको जागृत करता है। यानी कि आपके सामने अगर शेर आ गया या कोई गाड़ी आ गई और आपने अचानक ब्रेक दबाना है, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। उस समय आपका खाना नहीं बचेगा, आप सिर्फ लड़ो या भागो, यानी आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे वो आप देख सकेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपके शरीर में लंबे समय तक तनाव के हार्मोन्स रहते हैं, तो सिंपैथेटिक ही चालू रहता है, वो आपकी पाचन प्रणाली को एकदम बंद कर देगा या बहुत कम कर देगा। क्योंकि शरीर को नहीं मालूम होता कि आपके सामने शेर खड़ा है या आपके दिमाग को किसी ने कोई सिग्नल भेजा है, यानी कि कुछ कहा है जो आपके कानों ने सुना है, जो ऐसी कोई बात है जो आप सुनना नहीं चाहते, जो आपके लिए तनाव देने वाला है, और मैसेज आपके दिमाग तक गया और आपके दिमाग ने स्ट्रेस हार्मोन्स चालू कर दिए, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल आपके खून में बहने लग गया। आप बार बार वो ताने सुनते रहे, वो बातें सुनते रहे, तो आपके शरीर में लंबे समय तक कोर्टिसोल रहता है। और लंबे समय तक अगर कोर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन आपके शरीर में रहा, पाचन कम हो जाएगी,
थकान हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, डिप्रेशन हो सकता है, माइग्रेन आपको हो सकता है, नींद कम हो जाएगी, एसिड्स ज्यादा बनेंगे। ये सब ज्यादा कोर्टिसोल का नतीजा है। तनाव, बेचैनी, डिप्रेशन, आघात, दुख, निराशा, गुस्सा भी, खाने की आदत, इन ये सभी चीजें आपके शरीर में जो खुशी का जो हार्मोन है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, इसको कम कर देता है। अगर हम सेहत के विरुद्ध जिंदगी जीते हैं, यानी कि रातों में जगना, दिन में सोना, रात को 11 बजे कभी भी किसी भी टाइम पर आप खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, या आपको लीकी गट सिंड्रोम है, तो भी आपके शरीर में आपकी खुशी का हार्मोन कम हो जाएगा। ये जो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन है, ये 90% आपकी आंतों में बनता है, सिर्फ 10% ही आपके दिमाग में बनता है। और ये हार्मोन खाने से मिलता है और ये आपको खुशी देता है। इस हार्मोन को ऐसा रखना कि ये जागृत रहे, बनता रहे, ये बहुत जरूरी है आईबीएस को ठीक करने के लिए। नॉर्मली अगर आप इस बीमारी में, इस तकलीफ में डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको एक्सक्लूशन डाइट दे सकता है, यानी कि आपको ग्लूटेन फ्री रहने को कहेगा, लो फोडमैप डाइट देगा, सीबीटी के जरिए आप इसको इलाज कर सकते हैं, प्रोबायोटिक्स खाने को कहेगा, या दवाई से ठीक करेगा। आईबीडी हुआ तो इम्यून सप्रेशंस देंगे, सर्जरी हो सकती है। लेकिन हम आपको जो उपाय दे रहे हैं ये बिल्कुल ही प्राकृतिक है, और इसके साथ साथ हम आपको हार्मोन्स के बारे में भी बताएंगे। पहला उपाय हमारा ये है कि दोस्तों, आपको अपने तनाव को कम करना होगा। क्यों? क्योंकि सोच के देखिए, आपके ख्यालों से ज्यादा आपको कोई तंग नहीं कर सकता। दूसरे ने आपको कुछ कहा, वो आपके दिमाग ने सुना, आपके शरीर तनावग्रस्त हो गया, लेकिन वो कह के तो निकल गया, आप उसके बारे में कई सालों तक सोचते रहते। कई बार बचपन में दिए गए ताने, जब हम जवानी में कब किसी से ताने सुनते हैं, वो हमें उम्र दराज होने पर भी, काफी उम्र बीत जाने के बाद भी याद रहती है कि उसने मुझे ऐसा कहा था। सो अभी हमें तंग कौन कर रहा है, हमारे ख्याल या वो ताना? ताना हुआ, खत्म हुआ, बातें हुई, खत्म हुई, लेकिन अब क्या तंग कर रहा है? हमारी सोच। आप में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? मुझे जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। विलास सहमत है, एमके कह रहे हैं ट्रू, बलदेव अग्रीड, किरण यस, सभी सहमत है, प्रफुल्ला 100%, रिनाली, कविता, काजल, सब सहमत है। धन्यवाद आप सभी का। देखिए, तनाव को नियंत्रित करना और तनाव रहित रहना दो अलग अलग बातें हैं। पहले आप तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि भाई ये बात मैंने कब सुनी थी, ये ताना मैंने कब सुना था, ये बातें मुझे इतना दुख दे रही हैं, ये कब की बात है। उसके बाद तनाव रहित आप रहेंगे। आपको उस चीजों से बाहर निकलना है, क्योंकि हमारी सोच जो है वो हमारे हॉर्मोन्स को बदल देती है। उस समय आया खतरा, आया और चला गया। दिमाग को नहीं पता कि शेर अब सामने नहीं खड़ा है, लेकिन शेर आपने मन में फिर बना रखा है कि सामने खड़ा है। तो आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, और काफी सालों तक चलते रहेंगे। और इसकी वजह से पाचन कम, वही थकान, बीपी ज्यादा, डिप्रेशन, माइग्रेन, नींद कम, एसिड ज्यादा, आईबीएस, फाइनली आईबीएस पे आता है। ये आपको होने की बहुत बहुत संभावना रहती है। चलिए डोज को समझते हैं। दोस्तों, ये डोज क्या है? डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये हमारे शरीर के 4 खुशी के हार्मोन हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डोपामिन क्या है? अवार्ड या रिवॉर्ड, यानी कि जब आप किसी से अच्छी बातें करते हैं, या आपको अवार्ड मिलता है, या प्राइज मिलता है, या आप किसी को कुछ देते हैं और वो आपकी तरफ अपना शुक्राना जाहिर करता है, तो आपके शरीर में डोपामिन बनता है। ये खाने से नहीं बनता, ये विचारों से बनता है। दूसरा ऑक्सीटोसिन, ये प्रेम का हार्मोन है। अगर आप किसी के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, ये जरूरी नहीं कि स्त्री पुरुष का ही हो, लेकिन माँ और बेटे का भी हो सकता है, दोस्तों के बीच में हो सकता है, किसी अनजान व्यक्ति के तरफ अगर आप खुशी महसूस करें या उसे करवाएं, तो ये इससे भी हो सकता है, जिसको हम प्यार की झप्पी बोलते हैं। सेरोटोनिन आपको मिलता है खाने से। आपका गट, यानी आपकी आंतें, जब वनस्पति जगत से प्राप्त आहार प्राप्त करती है आपसे, तब वो आपका
सेरोटोनिन बनाती है। इसके बारे में हम थोड़ी बात बाद में भी करेंगे। एंडोर्फिन नाम का ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। ये एक पेन किलर हार्मोन है, यानी कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शरीर में दर्द कम हो, वो हार्मोन एंडोर्फिन है। क्योंकि आपको तब बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है, आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं, लाइफ आपके कंट्रोल में है। और डिप्रेशन के लिए भी ये एक बहुत बड़ा उपाय है कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप डिप्रेस नहीं होते। ये है आपका डोज, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। आपने अपने को रोज डोज देनी है। डोज किसी के तानों की नहीं, किसी की बातों को याद करके नहीं, लेकिन खुशी के इन हॉर्मोन्स की। दूसरा उपाय, खुद को समझें। आप ये देखने की कोशिश करें कि कब आपका शरीर इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि आपको किसी की बातें याद आ रही हैं और उस वजह से आपको ब्लोटिंग है, गैस है, किसी की बातों से कुछ ट्रिगर हो रहा है, कोई मन में कुछ पॉइंट कुछ चल रहा है, उसको आप देखने की कोशिश करें। अगर आप उसको सबसे पहले देख ले तो ये फर्स्ट स्टेप है उससे दूर हटने के लिए। दोस्तों, मन का बहाव पानी जैसा है, यानी कि अक्सर नीचे की तरफ ज्यादा आसानी से आता है। अगर आप उसको आउटलेट्स नहीं देंगे, जाने के लिए रास्ते नहीं देंगे, तो वो भरता रहेगा और आपको अपने नफरत और अपने गुस्से और अपने दुख में ही डुबो के रखेगा। इसको रास्ते देना बहुत जरूरी है। रास्ता कुछ भी हो सकता है। आपको नाचने का शौक है, डांस क्लासेस ज्वाइन करें। अगर आपको पहले कभी शौक था तो उस शौक को अभी दोबारा स्टार्ट करें। संगीत का शौक है, आप संगीत की या तो क्लासेस में जाएं या फिर गाने सुने, गाने गाएं। गाने दुख वाले नहीं होने चाहिए, हमेशा खुशी वाले होने चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। संगीत, किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने का शौक है, पहले था, अब आप वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पाते और परिवार में काफी जिम्मेदारियां हैं, इस वजह से नहीं कर पाते, कीजिए, स्टार्ट कीजिए दोबारा से। प्रकृति के साथ जुड़िए। अगर आप घास पे नंगे पैर चलते हैं तो ये बहुत अच्छा एक रेमेडी है इस तरह की समस्याओं के लिए, डिप्रेशन के लिए, दुख के लिए। क्योंकि भूमि में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके शरीर में आकर जुड़ते हैं और आपको बैलेंस करते हैं। इसलिए मिट्टी पर, घास पे नंगे पैर चलना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए कि आपके पैर गंदे हो जाते हैं, हमारा शरीर भी मिट्टी का ही बना हुआ है, इसलिए बेझिझक मिट्टी में चले। कोई ना कोई अगर थेरेपी अगर आप ले सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, जरूर लें। व्यायाम करें, योगा करें। आजकल YouTube ने हम सभी के लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। अगर आप चाहें तो हमारे किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं या फिर किसी YouTube की वीडियो को देखकर डीप ब्रीदिंग करें। उसके अलावा और कोई योगा कर सकते हैं तो वो करें, जिम जा सकते हैं जाएं, पार्क में दौड़ लगा सकते हैं, जरूर जॉगिंग वगैरह करें। योग या व्यायाम आपको माइंड को एक आउटलेट देगा, जिससे कि वो आप अपने तनाव को भूलकर अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे। साधना करें, मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जरूर करें। अच्छे से सोएं। हमारा शरीर सर्काडियन रिदम यानी प्रकृति की रिदम के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अक्सर हमें इन चीजों का एहसास नहीं होता है। बहुत टाइम तक नाइट शिफ्ट करने के बाद आपको लगता है कि आपका शरीर खराब हो गया है। आप में से कितने लोगों को इस चीज का अनुभव है? ठीक टाइम पर सोते हैं, ठीक टाइम से उठते हैं तो आप फ्रेश रहते हैं, है कि नहीं? अगर आप यात्रा कर सकते हैं तो दुनिया देखने जाएं। अगर अपने देश में भी यात्रा कर सकते हैं, अब तो थोड़ा कोविड खत्म हो गया है, सब जगह खुल गई है, तो यात्रा जरूर करें। तीर्थ यात्रा भी करना चाहें करें, दूसरे जगहों को देखें, लोगों को देखें। इससे मन भी बहलता है और हमें ये भी समझ में आता है कि हम इस पृथ्वी को कितने सारे लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो अपनी चीज तब कम लगती है और हमें अपने ही उस हालात से बाहर आने के लिए मदद मिलती है। गहरी सांसें लें, डीप ब्रीदिंग। प्राणायाम में जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं बहुत रिलैक्स करता है। अपने मन से अपने ट्रिगर बिंदुओं को आपने हटाना है। खुद पे ध्यान दें और नोट करें कि कब कब आपको ये समस्या आ रही है और ज्यादा महसूस हो रही है। कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट आपके मन में जरूर होगा। जब आप आराम से अपने साथ बैठते हैं, आंख बंद कर सोचें कि कब से स्टार्ट हुई है ये समस्या, क्या होता है, किसकी बातों को लेकर ये स्टार्ट हुआ है, उम्र के किस मोड़ पे ये स्टार्ट हुआ है। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा जब आप अपने ही मन को ऐसे देखेंगे जैसे आप बाहर खड़े होकर किसी सर्कस को देख रहे हैं।
अपने ही ख्यालों को अपने सामने एक स्क्रीन की तरह आप जाते हुए देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ट्रिगर पॉइंट कहाँ पर है। उसके बाद आप उन ट्रिगर बिंदुओं को हटा सकते हैं। अपनी भावनाओं को रिवाइंड कीजिए, या तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के द्वारा या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा भी किया जा सकता है। चौथा उपाय क्या है दोस्तों, आपको अपना खाना बदलना है। खाने को क्यों बदलें? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ट्रिप्टोफैन नाम के एक अमीनो एसिड को यूज करता है सेरोटोनिन को बनाने के लिए, जो कि आपका खुशी का हार्मोन है। और ये ट्रिप्टोफैन कहाँ से मिलता है? हमें इस तरीके के आहार से मिलता है जो आपकी स्क्रीन में अभी आपको दिख रहा है, यानी ऐसा आहार जो कच्चा है, प्राकृतिक है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप कच्चा ना खा सकते हो तो स्टीम्ड होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल पका के उसकी ग्रेवी बनाकर, और जिस तरह से हम दाल रोटी सब्जी बिल्कुल घर का पका हुआ खाना हम खाते हैं दोस्तों, उस खाने में हीलिंग प्रॉपर्टीज यानी आपके शरीर को ठीक करने की क्षमता जो होती है वो एक्चुअली बहुत कम है। प्रकृति से जुड़े हुए इस आहार में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर की प्रणाली के साथ वो रिएक्ट करते हैं, बात करते हैं, और जिस शरीर के अंग में, जिस अंग में जाकर उन्होंने एक्ट करना होता है वहां जाके एक्ट करते हैं। जबकि पके हुए खाने में वो सारे एंजाइम्स, क्योंकि आप उस खाने को गर्मी दे रहे हैं, कढ़ाई पे उसको बना रहे हैं, पका रहे हैं, वो क्षमता खत्म हो जाती है। ये इसी तरीके से है जैसे आपने लेटर बॉक्स में लेटर तो डाला लेकिन इसमें एड्रेस ठीक नहीं है, तो वो कि लेटर क्या अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएगा? नहीं ना। उसी तरीके से होता है घर की पके हुए खाने में। इसलिए हम आपको आगे बताएंगे कि आपने खाना किस तरीके का खाना है। ट्रिप्टोफैन की सोर्सेस क्या हैं? हरी पत्तियां, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, कद्दू के बीज, मशरूम, ब्रोकोली और मटर। लेकिन दोस्तों आप इन चीजों पर सीमित ना रहें। वनस्पति जगत से प्राप्त हर आहार को आप अपने सलाद में शामिल करें। एकदम कच्चा ना खा सके तो थोड़ा शुरू में स्टीम करके खाएं। धीरे धीरे आपके शरीर को इसकी आदत होने लगेगी, ब्लोटिंग कम हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी आपका कम हो जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन शरीर में होता इसलिए है क्योंकि रेशा कम। जब रेशा युक्त खाना आप खाएंगे कॉन्स्टिपेशन खत्म। पशु जगत से प्राप्त आहार सेरोटोनिन को बनने से रोकता है, खुशी का वो हार्मोन जो हमें बहुत जरूरी है हमारे लिए। पौध जगत से प्राप्त प्रोटीन खाएं, जैसे सब्जियां, फल, धान और दालें। ठीक है, दालें तो आप पका कर खाएंगे, लेकिन इस जैसे राजमा हुआ, चना हुआ, इन सब चीजों को आप भिगो कर बनाकर अपने सलाद बाउल में शामिल कर सकते हैं। हरी स्मूदी, ग्रीन स्मूदी के बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे शरण के चैनल पे, आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sharan-india.org। हमारी को-होस्ट जो है इसका लिंक आपको चैट बॉक्स में दे देंगी। आप इसमें जाकर ग्रीन स्मूदी बनाना जरूर सीखें और इसको बनाकर जरूर खाएं। दोस्तों इससे जो एनर्जी मिलती है, आपकी सुबह की चाय कॉफी की आदत भी छूटेगी, और ये आपकी आंतों की भी सफाई करेगा, कब्ज को हटाएगा, कॉन्स्टिपेशन को हटाएगा, और आपको पोषक तत्वों से भर देगा। विश्वास कीजिए 20 साल की उम्र में आपके शरीर में जो ताकत नहीं थी वो अब आ जाएगी, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे। बस 21 दिन चाहिए कि आप ग्रीन स्मूदी रेगुलरली पिए। मिलेट की अंबली यानी खमीर उठे मोटे अनाज, इसमें अभी ये टॉक होने की वजह से इसकी रेसिपी हम नहीं दे सकते। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप मिलेट को रात को भिगो लेते हैं 6 से 8 घंटे, अगले दिन आप उसको खुले बर्तन में पकाएं और उसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ दें, जिसकी उससे उसमें खमीर उठे, जैसे कि आप डोसे इडली के बैटर को छोड़ते हैं। उसके बाद उसमें कोई सब्जी दाल कुछ भी मिलाकर खमीर उठने के बाद आप उसको सुबह सुबह खाली पेट पहले खा जाए। इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा? ये आपके शरीर में अलग अलग प्रजाति के माइक्रोबायोम को बनाता है। दोस्तों ये माइक्रोबायोम शुरुआत में एक माँ से बच्चे को मिलता है। अब बच्चे अक्सर सिजेरियन सेक्शन से पैदा हो रहे हैं, तो उसमें उनके शरीर में माइक्रोबायोम की वो सिग्नेचर रह नहीं जाती। और आजकल बच्चे खा भी क्या रहे हैं? पिज्जा, बर्गर इत्यादि, जिससे उनको ओबेसिटी भी हो रही है और समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। अगर रोकना है तो आप वनस्पति जगत से प्राप्त आहार खाएं, स्मूदी और सलाद को अपने खाने में शामिल करें। उसके बाद ये खमीर उठे मोटे अनाज जिनको हम मिलेट्स कहते हैं। B12 को जरूर सप्लीमेंट करें, क्योंकि B12 आपके रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका के लिए भी चाहिए, DNA के लिए चाहिए, खून की कमी के लिए चाहिए, उसको पूरित करने के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए चाहिए, मानसिक सेहत के लिए भी, जिसका IBS के साथ कनेक्शन है उसके लिए भी आपको B12 चाहिए। दोस्तों हमारे नर्व्स जो होते हैं वो
आपने नंगी तार देखी होगी, तार के चारों तरफ रबड़ होता है, तो ये B12 उस रबड़ को बनाता है हमारे शरीर। B12 की कमी जब होती है तब आपके शरीर उंगलियों के पोरों में सब आपको झंझनाहट महसूस होने लगती है, यानी तार नंगे हो गए। अगर आप B12 को सप्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये कमी रह जाएगी, और बहुत ज्यादा कमी हो तो हार्ट अटैक तक आ सकता है। इसलिए B12 सप्लीमेंट करना जरूरी है। हमारी को होस्ट B12 के लिंक आपको चैट बॉक्स में पोस्ट कर देंगी, आप चाहे तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, पूर्ण आहार खाएं, यानी कि किसी भी चीज का जहां तक हो सके वहां तक छिलका उतारे बिना। आप चने की दाल खा रहे हैं, वो तो बगैर छिलके की होगी, लेकिन अगर आप उड़द की खा रहे हैं या इडली डोसे के बैटर में भी उड़द आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी उड़द छिलके वाली। इडली का कलर चेंज हो जाएगा लेकिन फाइबर से भरपूर होगा। जहां आप 5-6 इडली खा सकेंगे, यहाँ पे आप 3 या 4 में ही आपका पेट भर जाएगा। चावल व्हाइट राइस के बदले ब्राउन राइस, क्योंकि इसमें जो ब्रैन है इसमें काफी सारे प्रोटीन्स और विटामिन होते हैं। जब छिलका हटा देते हैं आपके शरीर इनसे वंचित रह जाता है। इसलिए मसूर की दाल खाते हैं या फिर मूंग की खाते हैं, मूंग छिलका या मसूर छिलका खाएं। छिलका ना उतारें जहां तक हो सके। आपको पाइनएप्पल का छिलका उतारना पड़ेगा, सेब का उतारना पड़ेगा, लेकिन एप्पल आप छिलके के समेत खा सकते हैं। चीकू अगर छिलका बहुत सॉफ्ट होता है उसका, आप चाहे तो उसको छिलके के साथ भी खा सकते हैं। फल और सब्जी दोनों में इस नियम को लागू करें, जहां तक हो सके छिलका ना उतारें। मूली आप छिलका उतार देते हैं, मूली को अक्सर धो के बनाएं। गाजर को भी उसको ऊपर से डीस्किन ना करें। फल और सलाद बहुतायत में अपने जीवन शैली में शामिल करें। सुबह जब एक गिलास ग्रीन स्मूदी लेते हैं तो उसके साथ फल लें। आप ये चीज नोट करेंगे, मैं जाहिरी तौर पे आपको कह सकती हूँ कि जब आप सुबह स्मूदी और फ्रूट बाउल लेते हैं तो उसके बाद आपको बहुत खुशी महसूस होती है। यही आप पका हुआ बना हुआ खाते हैं तो ये आपका इंस्टिंक्टिव खाना नहीं है, इससे खुशी कम होती है, और फल और सलाद और स्मूदी और इससे ज्यादा होती है। इसको मैंने खुद अपने जीवन में महसूस किया है। जिस दिन मैं पका हुआ खाना, घर में बना हुआ खाना, चाहे पराठे हो चाहे कुछ हो, वो खा लूं, और उसके बदले सुबह मैं नाश्ते में अगर ग्रीन स्मूदी और फ्रूट बाउल ले लेती हूँ तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है, ताकत भी महसूस होती है, फ्रेश महसूस होता है, एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। विटामिन D3 आपने जरूर लेना है। ये आपको अक्सर खाने से नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको अपने शरीर को, हाथ पैर चेहरे को धूप में दिखाना है। सुबह की जब कोसी गुनगुनी धूप होती है उसमें आप जरूर रहें, 15-20 मिनट रह सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप दिन में कभी भी सूरज में, आप सूरज की रोशनी को अपने स्किन पे पड़ने दे सकते हैं। आप स्किन में कोई भी क्रीम या लोशन लगाए बिना जब धूप में खड़े होते हैं तब D3 आपका शरीर सोख लेता है, बना लेता है। इसको आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। हमारी को होस्ट चैट बॉक्स में इसका सप्लीमेंट का लिंक आपको डाल देंगी, आप उसको जाके जरूर चेक करें। दोस्तों, अपने शरीर के जीवाणुओं को बचाएं। कैसे बचाएं? प्रोसेस्ड खाना ना खाएं, इस खाने से ये जीवाणु मर जाते हैं। मांस, मच्छी, अंडे से ये मर जाते हैं, और बुरे वाले जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, पलने लगते हैं। एक माँ का दूध उसके अपने बच्चे का है। इंसान ही एक ऐसा मैमल है जो ये कहता है कि मैं बड़ा होने के बाद भी मुझे गाय के दूध की जरूरत है या भैंस के दूध की जरूरत है। भैंस कभी घोड़े का दूध नहीं पीती, घोड़ा कभी हाथी का दूध नहीं पीता। आपने खाना वो खाना है जो जीवंत हो, निर्जीव खाना नहीं खाना है। यानी कि अगर आप मान लीजिए प्रोसेस्ड खाना जो मैंने इस स्लाइड में दिखाया, आप ये खाते हैं, इसको आप जमीन में गाड़ेंगे, पेड़ नहीं उगेगा पिज्जे का, नूडल का पेड़ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्प्राउट्स को जमीन में गाड़ देते हैं, पौधा उग जाएगा, यानी वो जीवनदायी खाना है। ऐसा खाना आप अपनी जीवन शैली में जरूर शामिल करें, आपको काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, दूध हम कई चीजों से निकालते हैं, जैसे हम मूंगफली से निकालते हैं, ओट्स यानी जई से निकालते हैं, नारियल का दूध निकलता है, आलमंड का दूध निकलता है। इन सब से हम दूध की जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। बड़े होने के बाद, माँ के दूध से छूटने के बाद हमें किसी और प्रजाति के दूध की आवश्यकता नहीं होती है। दही के भी विकल्प हैं। हम कैशू से दही बनाते हैं, सोया से बनाते हैं, और मूंगफली से हम दही बनाते हैं। इन सभी इस दही का प्रयोग करके आप अपनी कड़ी, दही भल्ले, दही वाली सारी सब्जियां, सभी कुछ आप बना सकते हैं। किसी को पता तक नहीं चलता स्वाद देखकर कि ये किस दही से बना है। इसके भी दूध और दही के विकल्प हमारी वेबसाइट पर हैं। मैं आपको मुंह से बता देती हूँ, हमारी को होस्ट आपको चैट बॉक्स में लिख देंगी,
www.sharan-india.org। अपने खाने को बदलिए और अपने शरीर में सेरोटोनिन को बढ़ाइए। आपने हमेशा खुश रहना है दोस्तों। आपके दाई तरफ तो इमेज है, इस तरफ कभी नहीं जाना है। हार नहीं माननी है। हार नहीं मानेंगे तो जीत आप ही की होगी। विश्वास रखिए, थोड़ा वक्त लग सकता है, जीत जरूर होगी। खुद को आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त ऐसा आ गया है हमारे समाज में भी कि आपको न्यूट्रिशन की जानकारी होनी चाहिए। पोषण की जानकारी हर इंसान को होनी चाहिए, बच्चे तक को होनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छा चुनाव कर सके, जिसको हम कहते हैं वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस। देखकर, समझकर अगर आप खुद को ठीक कर लेते हैं तो आप निरोग रह सकते हैं। हमेशा फिट रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। शरण आपकी कई तरीके से सहायता करता है। वेबसाइट है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब चैनल्स हैं, हेल्थ रिट्रीट्स हैं, ऑनलाइन इवेंट्स हैं, कंसल्टेशन, कुकिंग क्लासेस, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होते हैं, वेट लॉस प्रोग्राम्स हैं, फ्री टॉक्स हैं, बुक्स एंड पब्लिकेशंस हैं। हमारे साथ जुड़िए और अपने आप को सेहतमंद रखिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शर्मिला जी बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हेल्प करने के लिए। तो मैं अब ये प्रोग्राम एंड करती हूँ। आप सबको इस नई यात्रा पे के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।